वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट कोचिंग क्लासेस। और जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारा जो यूपी टेट का और सुपर टेट का जो क्रैश कोर्स है वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगा, जिसकी हमारी पहले ही 3 वीडियोस पड़ चुकी हैं हमारे चैनल पे। जिन लोगों ने नहीं देखा है अभी वो जाकर देख सकते हैं। एनवायरनमेंट की, चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस पड़ी हुई हैं उस पर। और ये हमारा पहला वीडियो है यूपी टेट का, जो कि है हमारा मैथ्स का। बाकी टॉपिक भी लगातार पढ़ते रहेंगे और इस मंथ के एंड तक या नवंबर की स्टार्टिंग तक की हम सारा कोर्स एक तरह से ख़त्म कर देंगे आपके लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेनिफिट मिल पाएगा हमारे वीडियो से, ज़्यादा आप चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे पास जो है सबसे पहला टॉपिक हमारे मैथ्स का जो आता है वो है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रेशनल नंबर, इंटीजर्स और ब्रैकेट्स का। जिनको अगर हम बोलें, हिंदी में बोलें तो प्राकृतिक संख्याएँ, होल नंबर बोले तो पूर्ण संख्याएँ, रेशनल नंबर बोले तो परिमेय संख्याएँ, और इंटीजर्स बोले तो पूर्णांक, और ब्रैकेट बोले तो कोष्ठक। तो इन सब कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम्स में, यूपी टेट में और सी टेट में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले जो सबसे बेसिक चीज़ है हमारे मैथ्स की वो ही हमारी नंबर्स ही होता है, क्योंकि नंबर्स के बिना आप कोई दूसरी चीज़ समझ नहीं सकते। और मैथ्स हमारी पूरी इसी के चारों तरफ घूमती रहती है। हम जितनी भी मैथ्स लगाते हैं वो इन्हीं के चारों तरफ घूमती रहती है। ठीक है, तो संख्याओं में अगर हम बात करें तो सबसे पहले अगर देखें तो हमारे पास 2 तरह की संख्याएँ होती हैं। वो होती हैं वास्तविक और काल्पनिक, बोले तो रियल एंड इमेजिनरी। ठीक है, वास्तविक संख्याओं का काम हमारे पास इस टॉपिक पे है, हमारे पास इमेजिनरी का काम उतना नहीं है। और अगर पढ़ता भी है तो मैं आगे आपको समझा दूंगा। अभी जो हमें काम है वो है हमारा वास्तविक संख्याओं का, रियल नंबर्स का। रियल नंबर्स बोले तो रियल नंबर्स में हमारी बहुत तरह की संख्याएं, बोले तो हर तरह की संख्याएं जो होती हैं ज़्यादातर हमारी रियल नंबर्स में ही आती हैं। जैसे कि हमारे 2 टॉपिक्स हैं इसमें, रेशनल और इर्रेशनल। अब रेशनल क्या होता है? रेशनल अगर हम देखें, कोई संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्म में कर दें और जहाँ पे Q की वैल्यू 0 ना हो। मीन्स कि जो भी कोई ऐसा नंबर है जिसको हम P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं और जहाँ पे Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। जैसे हमने रखा 5/4, तो ये एक फ्रैक्शन बन गया जहाँ पे 5 हमारा P हो गया, 4 हमारा Q हो गया और Q हमारा नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 0 के इक्वल नहीं है। तो ये हमारा एक परिमेय संख्या बोल सकते हैं या रेशनल नंबर है। और इसी का अगर एक और एग्जांपल है, मैंने अगर मान लीजिए लिखा है केवल 5, तो ये अगर आप बताएं तो ये हमारी परिमेय संख्या होगी या नहीं? तो इसमें देखिए क्या करते हैं, अगर हम कोई भी नंबर देखें तो किसी भी नंबर के अपॉन में अपने आप 1 होता है। ठीक है, अगर अपने आप 1 होता है तो यहाँ पे ये बन गया P, ये हमारा बन गया Q, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये हमारी कौन सी संख्या है? रेशनल नंबर, या बोले तो परिमेय संख्या। ठीक है, इसी तरीके से इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं कर सकते, या फिर उसमें क्या होता है, Q की वैल्यू आपकी इक्वल्स टू 0 हो जाती है, या फिर कुछ भी ऐसा होता है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर दिया हुआ है √2। ठीक है, तो √2 की अगर हम वैल्यू देखें रियल में तो इसकी वैल्यू कुछ ऐसे आती है 1.414132, ऐसे करते करते ये कभी भी ख़त्म होती ही नहीं है। और जो ऐसा नंबर जिसकी रियल वैल्यू कभी ख़त्म ही नहीं होती, डेसिमल में बढ़ती चली जाती है, वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर होता है, रेशनल नहीं होता है। अगर इसी की जगह पे मैं लिख दूं आपके पास √16, तो अगर हम देखें √16 तो हमारा √16 जो होता है वो हमारा 4 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर हम कहना चाहें कि ये एक रेशनल है या इर्रेशनल है, तो इसको हम कहेंगे ये हमारा एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसका अगर रियल नंबर हम निकालते हैं तो वो होता है 4। ठीक है, और 4 के अपॉन में हम इजीली 1 लिख सकते हैं। तो ये एक हमारा परिमेय संख्या या रेशनल नंबर है। ठीक है, रेशनल इर्रेशनल का इतना ज़्यादा हमारे पास काम नहीं है। फिर आते हैं हम, अगर रेशनल के पार्ट्स देखें तो रेशनल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक नेचुरल नंबर, एक होल नंबर और एक इंटीजर्स। और अगर हिंदी में बोले तो प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं अगर हम देखें तो हमारी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो स्टार्ट होती हैं 1 से और चलती हैं अनंत तक, या हिंदी में इंग्लिश में बोले तो इन्फिनिटी तक। ठीक है, 1 से शुरू होकर जो हमारी संख्याएं अनंत तक या इन्फिनिटी तक जाती हैं वो सारी हमारी नेचुरल नंबर्स कहलाती हैं। फिर देखें होल नंबर्स। नेचुरल और होल मीन्स प्राकृतिक और पूर्ण के बीच में बस इतना सा डिफरेंस है कि जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं, अनंत तक जाते हैं, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो हमारे 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है, तो बस इतना छोटा सा ही डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। और अगर हम बात करें इंटीजर्स या पूर्णांक की, तो पूर्णांक में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है
पूर्णांक में आपकी निगेटिव संख्याएं भी आ जाती हैं। अगर आप पॉजिटिव में 1 2 3 4 लिखते हो तो अगर निगेटिव की कोई संख्या है तो वो भी आपकी एक इंटीजर कहलाएगी। तो होल नंबर, नेचुरल नंबर और ये आपके हो गए इंटीजर्स। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपके अभी इस टॉपिक में आगे आएंगी और इन्हीं के चारों तरफ घूमकर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो इसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास नई चीज़ें हैं। वो सबसे पहली चीज़ जो हमने पढ़ी थी वो है नेचुरल नंबर, बोले तो प्राकृतिक संख्याएं। और इस प्राकृतिक संख्याओं को लेकर हमारे पास 3 नियम चलते हैं। एक है हमारा समवर्क नियम, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोलें तो क्लोजर लॉ, सहचर्य नियम या इंग्लिश में बोले तो एसोसिएटिव लॉ, और फिर क्रम विनिमेय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, तो पहले लॉ के हिसाब से अगर हम देखें कि अगर ए और बी कोई 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं या नेचुरल नंबर्स हैं तो इन दोनों का सम भी हमेशा एक प्राकृतिक संख्या ही आएगा। जो भी आता है, अगर कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, मान लीजिए ए की वैल्यू हमने ले ली 4, बी की वैल्यू हमने ले ली 5, ये दोनों हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। और इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो भी हमारा एक नेचुरल नंबर ही आएगा। ठीक है, ये हमारा कहता है समवर्क नियम या क्लोजर लॉ। ठीक है, फिर इसके बाद देखें जो हमारा एसोसिएटिव लॉ है। तो हमारा जो नया नियम है, नेक्स्ट नियम है, वो है सहचर्य नियम या एसोसिएटिव लॉ, जो हमारा कहता है इफ़ अगर ए कॉमा बी एंड सी कोई 3 नेचुरल नंबर्स हैं या प्राकृतिक संख्याएं हैं तो इनका अगर हम इस तरह से लिखें a प्लस और ब्रैकेट में लिख दें b प्लस सी, और इसी के इक्वल्स में अगर देखें, अगर इन तीनों का अगर हम सम इस तरह से करते हैं या फिर इसकी जगह हम कोई दूसरा नंबर बाहर ले लेते हैं और बाकी 2 को अंदर कर देते हैं, या फिर हम लास्ट वाला नंबर बाहर ले लेते हैं और बाकी 2 को अंदर कर देते हैं, तो हमारा ये लॉ कहता है कि हम इन 3 ऑपरेशंस को तीनों टाइम्स अगर करें इस तरह से तो हर बार आंसर हमारा जो है वो एक ही आएगा। अगर हम मान लेते हैं a तुम्हारा 5 है, b तुम्हारा 6 है और c तुम्हारा 7 है, तो अगर हम इसको करें a प्लस बी बोले तो 5 प्लस ब्रैकेट में 6 प्लस 7 कर देते हैं तो 7 6 13 और 13 5 18 आता है। अगर इस बार हम करें कि b को बाहर कर लें, मीन्स कि 6 बाहर आ गया और अंदर 5 और 7 चला गया, तो 7 5 12 और 12 प्लस 6 18, और लास्ट में अगर हम c को बाहर कर लें और बाकी 2 को अंदर कर दें तो 6 5 11 और 11 प्लस 7 18। मतलब कि ये लॉ कहता है कि हम अगर a प्लस और b प्लस c ब्रैकेट में कर दें या b को बाहर कर लें c प्लस a ब्रैकेट में कर दें या c को बाहर कर लें और a प्लस b को अंदर कर दें, हर बार हमारा आंसर जो है वो सेम आएगा। ठीक है, यही चीज़ हमारी चलती है मल्टीप्लिकेशन के साथ भी, कि अगर हमने a इंटू बी इंटू सी कर लिया है यहाँ पे, या b को बाहर करके a इंटू सी कर लिया है, या हमने c को बाहर करके a इंटू बी कर लिया है, हर बार हमारा जो आंसर है वो क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉ था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो थर्ड लॉ है वो है क्रम विनिमेय नियम। ये हमारा नियम कहता है कि अगर हम कोई a और b कोई 2 प्राकृतिक संख्या हैं तो अगर हम a प्लस बी करें या फिर b प्लस a करें, हमारा आंसर दोनों बार एक ही आएगा। और यही चीज़ मल्टीप्लिकेशन में भी चलती है कि अगर a इंटू बी हम करते हैं या फिर b इंटू a करते हैं तो हमारे साथ जो चीज़ें हैं, आंसर जो है हमारा दोनों बार में सेम ही आएगा। चाहे a प्लस बी कर लो आप, चाहे b प्लस a कर लो, चाहे a इंटू बी कर लो, चाहे b इंटू a कर लो, हमारा जो लॉ कहता है कि आंसर हमारा जो है वो हर बार एक ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ें हैं वो हैं कुछ बेसिक और टर्म्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोजिट नंबर, और साथ ही में आपके पास कुछ ब्रैकेट्स मैंने बताए हुए हैं। इवन नंबर्स बोले तो हमारी होती हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं बोले तो जो कि हमारी 2 से डिविजिबल होती हैं, तो सबसे छोटा इवन नंबर 2, फिर 2 के डिफरेंस में अगर हम आगे चलें तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। मतलब कि 2 से डिवाइड होने वाले जितने भी नंबर होते हैं वो हमारी सम संख्याएं या इवन नंबर्स होते हैं। और इसी के बाद अगर हम बात करें विषम संख्याओं की या ऑड नंबर्स की, तो जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं
ये उनके लिए है, मीन्स कि वो नंबर्स हैं जो कि आपके 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो है ये टॉपिक जो है हमारा बहुत बेसिक लेवल से मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने हो सकता है बहुत पहले मैथ्स छोड़ दी हो या मैथ्स से ज़्यादा फेमिलियर नहीं रहे हों, तो उनके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ ताकि उनको चीज़ें और अच्छे से समझ में आए और उनकी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, इसीलिए ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स अगर हिंदी में बोले तो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनका कोई भी फैक्टर नहीं होता है, जो किसी भी दूसरे नंबर 1 और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। जैसे हमने लिखा 2, तो 2 एक या तो 1 तो सब नंबरों को डिवाइड करता है और उसके अलावा 2 केवल खुद से डिवाइड होता है। ठीक है, इसी तरह अगर हम ले लें 5, तो 5 ऐसी संख्या है जो 1 से डिवाइड होती है और खुद से डिवाइड होती है। ठीक है, इसी तरह हम ले लें 7 जो ऐसी संख्या है वो हमारी 1 से डिवाइड होती है और ये खुद से डिवाइड होती है। तो ऐसी संख्याएं जो केवल 1 और खुद से डिवाइड हों वो आपकी कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं या फिर प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारा सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो होता है हमारा 2। ठीक है, अगर इसको देखें हमारा 2, तो हमारा 2 एक इवन भी है और प्राइम भी है। तो अगर 2 को देखें तो हमारा एक इवन प्राइम नंबर है होता है ये, क्योंकि ये इवन भी है और साथ ही साथ प्राइम भी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम चलें तो नेक्स्ट संख्याएं जो होती हैं वो होती हैं हमारी कॉम्पोजिट नंबर्स या भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिनका 1 और खुद के अलावा भी फैक्टर्स होते हैं। मतलब कि जैसे 12 लिखा है तो 12 1 से भी कटता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही होता है। तो ऐसी संख्याएं जिनका 1 और खुद के अलावा चाहे जितने फैक्टर्स हो, एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, बस 1 और 12 के अलावा। ठीक है, खुद के अलावा। तो जैसे अगर हमने लिखा, मान लो यहाँ पे लिखा हमने 8, तो 8 हमारा 1 से भी डिवाइड होता है, हमारा 2 से भी डिवाइड होता है, हमारा 4 से भी डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। तो 1 और 8 के अलावा भी इसके 2 फैक्टर्स हैं जो कि इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, ये हमारा कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। इसी में एक और संख्या है होती हैं, वो पेयर वाली संख्या होती हैं जो मैंने शायद लिखी नहीं है, याद नहीं है, को प्राइम नंबर्स। अगर हम देखें तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? को प्राइम नंबर्स वो होते हैं, जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं दी हैं 9 और 16, 9 और 16। अगर मैं 9 के फैक्टर्स निकालूं तो 9 का एक फैक्टर 1 होता है, एक 3 होता है, एक 9 खुद होता है। अगर मैं 16 के फैक्टर्स निकालूं तो 1, 2, 4, 8 और 16। तो अगर आप देखें तो इनके फैक्टर्स में केवल एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 1। तो ऐसे नंबर्स, ऐसे 2 नंबर्स जिनके फैक्टर में केवल 1 कॉमन हो, उसके अलावा कोई दूसरा नंबर कॉमन ना हो, वो हमारी को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास चीज़ें चलती हैं वो कुछ इस तरह से चलती हैं, ब्रैकेट्स। अगर हम ये देखें तो ये ब्रैकेट को हम बोलते हैं छोटा कोष्ठक, या अगर इंग्लिश में बोले तो पैरेंथेसिस या फिर राउंड ब्रैकेट। ठीक है, और फिर उसके बाद चलता है हमारा मंझला ब्रैकेट हिंदी में, और अगर इंग्लिश में बोले तो ब्रेसेस और करली ब्रेसेस बोल सकते हैं आप इसको। और लास्ट में चलता है हमारा बड़ा कोष्ठक, बड़ा ब्रैकेट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट भी बोल सकते हो आप, बड़े के हिसाब से बिग ब्रैकेट भी बोल सकते हो। ठीक है, इन्हीं को सॉल्व करने का जो ट्रिक होता है वो होता है, सबसे पहले हमारा सॉल्व होता है सबसे छोटा ब्रैकेट, क्योंकि सबसे छोटा ब्रैकेट जो होता है वो हमारा सबसे अंदर लिखा होता है। तो पहले इनका सोल्यूशन करते हैं, फिर उसके बाद सॉल्व होता है हमारा मंझला ब्रैकेट मीन्स कि ब्रेसेस या करली ब्रेसेस बोल सकते हैं, और सबसे लास्ट में हमारा सॉल्व होता है स्क्वायर ब्रैकेट या फिर बिग ब्रैकेट। तो ये सब ब्रैकेट्स का जो है रूल यही चलता है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, और एट द लास्ट ये सॉल्व होके जो भी आपका आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ ये टॉपिक्स हैं, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसके कुछ फार्मूलाज भी हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। सिंपल बेसिक फार्मूलाज हैं जो कि मैं आपको लिखकर बता देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है वो ये है कि हमारे जो फार्मूलाज हैं वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ फार्मूलाज हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। सिंपल सा फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर का चलता है, ये चलता है हमारा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए फार्मूलाज। a स्क्वायर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab।
ठीक है। ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है, वही चीज़ माइनस में चलती है तो इसमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में ए माइनस बी। ठीक है, फिर अलग अलग हो जाता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाता है, तो इसमें हम क्या करते हैं ए माइनस बी और फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और फिर प्लस में क्या चलता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद इसका फॉर्मूला चलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, इसका थोड़ा सा लेंदी फॉर्मूला है जो मैं आपको ये सब करने के बाद अलग से बता देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा ऊपर लिखना पड़ेगा। तो ये फार्मूलाज के बाद जो एक फार्मूला है आपका थोड़ा लेंदी फार्मूला है, वो है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। तो इसको अगर हम देखें तो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a स्क्वायर सी प्लस 3b स्क्वायर ए प्लस 3b स्क्वायर सी प्लस 3c स्क्वायर ए प्लस 3c स्क्वायर बी और प्लस 6abc। ये आपका एक फॉर्मूला सबसे लेंदी सा फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूलाज जो हैं वो आपको बिल्कुल अच्छे से रटे होने चाहिए और इन्हीं के बेसिस पे आपको इन्हीं के एप्लीकेशंस पे बहुत सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं आपको। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब हम क्या पता करेंगे कि कोई नंबर किससे डिविजिबल है या नहीं। बड़ा से बड़ा नंबर आपको दे दिया गया, 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, 3 से देखेंगे, 4 से देखेंगे, 5 से देखेंगे, 6 से देखेंगे, 7 की आपके काम नहीं आती है, 8 से देखेंगे, 9, 10 और फिर 11 से देखेंगे। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी में सबसे पहली चीज़ अगर देखें कोई नंबर 2 से डिविजिबल तभी होता है जब उसके यूनिट डिजिट में 0, 2, 4, 6 या फिर 8 आता है। ठीक है, मतलब कि किसी नंबर के लास्ट में ये आता है तो वो नंबर 2 से अपने आप डिविजिबल हो, चाहे जितना बड़ा से बड़ा नंबर होता है। ठीक है, 3 के लिए जैसे लेते हैं एज एन एग्जांपल, हमने लिया 54 का, तो 54 में एक डिजिट है 5, एक डिजिट है 4, तो आप 5 और 4 का सम कर लेते हैं। 5 और 4 का सम आता है 9 जो कि 3 की टेबल से डिवाइड होता है, मतलब कि ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 3 की डिविजिबिलिटी होती है। 4 के लिए एज एन एग्जांपल हम ले लें, मान लो लिखा हुआ है 5493। बड़े से बड़ा नंबर अगर होगा हमें क्या देखना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स, कि अगर लास्ट के 2 डिजिट्स आपके 4 से डिविजिबल हैं तो पूरा नंबर डिविजिबल है, या फिर लास्ट के 2 डिजिट्स 0 होने चाहिए। मीन्स की मान लीजिए दिया है 54, 100 दिया हुआ है, लास्ट के 2 नंबर 0 हैं, मतलब कि वो आपका 4 से इजीली डिविजिबल है। मतलब कि आपको 4 के लिए 2 चीज़ें देखनी है, अगर नंबर है तो आप 2 नंबर देखिए, वो दोनों अगर 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज अगर लास्ट में 2 0 लगे हैं तो वो अपने आप 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 5 के लिए अगर हम देखें तो नंबर के यूनिट डिजिट में 0 और 5 अगर दिया हुआ है तो वो नंबर इजीली 5 से डिविजिबल है। ठीक है, 6 के लिए देखिए, 6 के लिए बहुत सिंपल होता है, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो आपका 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 8 पे। जैसे हमने 4 के लिए देखा वैसे ही हम 8 के लिए भी देखते हैं कि लास्ट के 3 नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, या फिर लास्ट के 3 नंबर आपके 3 0 हो जाए तो आपका ये 8 से डिविजिबल बन जाएगा। ठीक है, 9 के लिए क्या होता है, 9 के लिए सेम टू सेम 5 वाला चलता है। मान लीजिए 54 आपका दिया हुआ है, आप करें 5 और 4 का सम, वो होगा 9 तो 9 की टेबल में आता ही आता है, मतलब ये पूरा नंबर 9 से डिविजिबल है। 10 के लिए क्या करते हैं, आपको बस देखना है लास्ट डिजिट और यूनिट डिजिट आपकी 0 होनी चाहिए और वो नंबर 10 से डिविजिबल हो जाएगा। 11 के लिए थोड़ा सा चलता है लंबा, जैसे हमारे पास लिखा है 549701। 11 का थोड़ा सा ध्यान समझिएगा। 11 में क्या करते हैं, पीछे से ऑल्टरनेट डिजिट्स लेते हैं, मतलब पहली ली, दूसरी छोड़ के तीसरी ली, फिर अगली छोड़ के ये वाली ली, इन तीनों का हम सम करेंगे। 1 + 7 + 4, ये हो गया आपका 7 5 12। अब ये बचे हुए नंबर्स 0 9 और 5, इन तीनों का सम करेंगे। 0 9 9 0 + 9 + 5, ये हो गया आपका 14। अब अगर हम इस 14 को इस 12 को 14 से माइनस करें तो आंसर आता है 2। अगर इस आंसर की जगह पे 0 या 11 या 22, मतलब कि 11 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर अगर आ रहा है इस सब्ट्रैक्ट में, तो ये पूरा नंबर आपका 11 से डिविजिबल
हो जाएगा। तो ये कुछ आपके डिविजिबिलिटी फैक्ट हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं इस एग्ज़ाम में, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक नॉलेज मैं आपको एकदम बेसिक से वीडियो बता रहा हूँ वीडियो में, क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर जिन्होंने मैथ्स बहुत समय पहले छोड़ दी है, मैथ के साथ बिल्कुल भी फेमिलियर नहीं है, जिसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा बेस से चीज़ों को आपको समझा रहा हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। एक लास्ट चीज़ अगर मैं देखूँ तो वो होती है आपकी यूनिट डिजिट वाली, कि यूनिट डिजिट में अगर हम देखें कि 0, 1, 5 और 6, किसी नंबर के अगर लास्ट में 0, 1, 5 या 6 आता है तो उसका यूनिट डिजिट कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे उसकी कितनी भी पावर हो। मान लीजिए 50 का आपका पावर 200 दे दी गई है, तो इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसका यूनिट डिजिट 0 ही आएगा। क्यों? क्योंकि किसके लिए यूनिट डिजिट में पहले से 0 था और इसकी कितनी भी पावर आप कर दो वो हमेशा 0 ही रहेगा। यही चीज़ आप अगर मान लो 51 दिया है और 51 की पावर 400 दे दी गई, 410 दे दी गई है, कुछ भी दे दी गई, तो इसका यूनिट डिजिट का आंसर भी 1 ही आएगा। वही चीज़ 5 के साथ और वही चीज़ 6 के साथ भी चलती है। ठीक है, फिर उसके बाद चलते हैं 2 नंबर, वो हैं हमारे 4 और 9। 4 में अगर देखेंगे किसी नंबर का यूनिट डिजिट 4 है और उसकी जो पावर है वो इवन है। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगा 4 के लिए। अगर पावर इसी की जगह पे ऑड है तो आपका यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 4, जो आप करके देख सकते हैं। अगर 4 है, 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 आता है, मतलब यूनिट डिजिट 6, और 4 का अगर हम क्यूब करते हैं तो आता है 64, जिसका यूनिट डिजिट है 4। तो यही 2 चीज़ें 4 के साथ चलती हैं। 9 के साथ भी यही चीज़ें चलती हैं। अगर किसी चीज़ का पावर इवन है जिसका यूनिट डिजिट 9 है तो उसका नंबर आएगा 1, और अगर कोई पावर ऑड है तो उसका नंबर आएगा 9। ठीक है, जैसे हम ये करके देखते हैं, पावर इवन है तो इवन मतलब यूनिट डिजिट 1, और पावर ऑड है तो इसका होता है कुछ, इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो आएगा 9। ठीक है, तो ये आपका यूनिट डिजिट 2 चीज़ों के लिए होगा। और कुछ नंबर बचे हुए नंबर्स हैं, वो है 2, 3 और 7 और 8। इनमें क्या करते हैं, इनमें अगर किसी नंबर के यूनिट डिजिट में ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है, तो आप इनकी जितनी भी पावर है उस पावर को आप डिवाइड कर दो 4 से, और जो रिमाइंडर आपका आएगा, जो भी आएगा रिमाइंडर 1, 2, 3, 4, उसको उसकी पावर बना दो और उसको सॉल्व कर लो। अगर किसी को यूनिट डिजिट का समझना है तो हमारे चैनल पे जो इसका सबसे पहला वीडियो मैंने नंबर सिस्टम का बनाया था वो इसी टॉपिक पे है, जो कि पूरा टॉपिक मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। 17-18 मिनट का वीडियो है जिसमें आपको ये टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाएगा, और बाकी सारे जो छोटे छोटे टॉपिक हैं मैंने इस पूरे टॉपिक को समझा दिया है अच्छे से। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके लिए बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा। और नेक्स्ट जो वीडियो हमारा इसका होगा, मैं इसी से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके यूपी टेट और सीटेट में पिछले साल के या आने वाले हो सकते हैं, गेस वर्क में अगर देखें तो उस तरह से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा दूंगा और अच्छे से बता दूंगा कि किस तरह से उन क्वेश्चंस को टैकल करें, किस तरह से उनको कम से कम समय में सॉल्व करें। ठीक है, तो ये हमारा पहला वीडियो था मैथ्स का, और आगे ऐसे ही मैं आपका कोर्स सिलेबस बढ़ाता रहूँगा, कंप्लीट करता रहूँगा। ठीक है, तो आज के लिए फिर थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।